कहानी थपकी नहीं, कैनवास। मैं पढ़ती जा रही थी और मेरी आंखें भीगती जा रही थी। कितना जीवट है इस लड़की में। थोड़ी ही देर में वो भागती हुई आई। घबराते हुए बोली, मैम, मैं गलत कॉपी दे गई थी। ये सही है, आप देख लीजिएगा। मैं कॉलेज आकर अपने कक्ष में बैठी ही थी कि बाहर से किसी ने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैम? मैंने उसे भीतर आने को कहा। अरे आशा, तुम बताओ क्या बात है? मैम, एक खुशखबरी है। मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रारंभिक परीक्षा पीटी को क्लियर कर लिया है। वो बेहद उत्साहित थी। वाह बेटा, लगन और मेहनत से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तुम जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंचोगी। ये सब आपका आशीर्वाद है मैम। आपने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, मेरी सहायता की। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। वो कहती जा रही थी और मैं 3 साल पहले उससे हुई पहली मुलाकात को याद करती विगत की ओर मुड़ गई थी। बीए ऑनर्स हिंदी की पहली क्लास में मैंने आशा को देखा था। पहली क्लास, नई प्रोफेसर, सब उत्साहित थे। सामान्य परिचय के बाद क्लास शुरू हुई। संभलों की सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न मेरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म यहाँ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। मैं कक्षा में मैथिलीशरण गुप्त की कालजयी रचना पढ़ा रही थी और आशा मंत्रमुग्ध होकर मुझे देख रही थी। कक्षा के बाद उसने कहा था, मैम, मैं इस सार्थक बात को हमेशा याद रखूंगी कि मेरा ये जन्म व्यर्थ ना हो। प्रतिदिन उसे नियमित समय पर क्लास में आते देखती। वो बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई करती थी। कुछ दिनों के बाद मेरी एक दोस्त, जो एक सामाजिक संस्था में सक्रिय सदस्य थी, उसने मुझसे कहा कि तुम अपने विश्वविद्यालय में देखना कोई ऐसी बच्ची हो जिसे पढ़ाई में असुविधा हो रही हो, जो गरीब हो फिर भी मेधावी हो। ऐसी किसी एक बच्ची को हम पूरी पढ़ाई का खर्च देंगे। मैंने अपनी कक्षा में इस संबंध में बात की तो मुझसे मिलने जो छात्रा आई उसे देखकर मैं चौंक पड़ी। आशा, तुम? जी मैम, मुझे पढ़ाई पूरी करने के लिए इस पैसे की जरूरत है। बहुत तकलीफ में हूँ, दाने दाने को मोहताज। वो बेहद मायूस नजर आ रही थी। फिर जो कहानी उभर कर सामने आई उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। आशा अपने माँ पिता की इकलौती संतान थी, पर उसके जीवन में विडंबनाओं का एक ऐसा गहरा अथाह सागर था जिसका पारावार न था। छोटी सी उम्र में ही उसने जीवन की कई विडंबनाओं से प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लिया था। एक मासूम संवेदनशील बच्ची की दुखद कथा सुनकर मैं सिहर उठी थी। एक शिक्षिका होने के नाते मैंने उसे सांत्वना तो दी, पर मेरा अंतर्मन गहरे तक उसके दुख से जुड़ गया था। कभी कभी मानव दूसरे की संवेदनाओं से इतना जुड़ जाता है कि खुद पर बीती हुई ही समझकर दुखी हो जाता है। मात्र 16 वर्ष की उम्र में आशा की मां बीनू का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो गया जो कहने को तो इंजीनियर था, लेकिन शराब और अन्य कई तरह के व्यसनों का शिकार था। विवाह होते ही बीनू जब ससुराल आई तो उसके सास ससुर और पति ने दहेज की मांग को लेकर उसका जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात के तानों से तंग आकर जब भी वो अपने मायके चली आती तो माता पिता उसे ससुराल में ही जीने मरने की सीख देकर वापस भेज देते। वो दुखी होकर, प्रताड़ित होकर मायके लौटती और बार बार ससुराल जाने पर विवश हो जाती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि तभी उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने सोचा बच्चे के आने के बाद शायद उसके ससुराल वालों और उसके पति का व्यवहार उसके प्रति बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। बेटी के जन्म ने आग में घी का काम किया। वो नन्ही सी बिटिया के साथ अकेली तिल तिल जलने लगी। उसके पति को गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर पटना में सरकारी नौकरी मिली तो उसने सोचा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पति ने उसे गांव में ही छोड़ दिया और पटना आकर दूसरा विवाह करने की ठान ली और बीनू को तलाक का नोटिस भेज दिया। दुखी व्यथित बीनू ने हजारों कोशिशें की थी कि पति रास्ते पर आ जाए, पर ऐसा नहीं हुआ और अंततः कोर्ट में तलाक का केस चलने लगा और बीनू अपने मायके में रहने पर विवश हो गई। उसका पति बिना विवाह किए ही एक औरत के साथ रहने लगा और जिंदगी में आगे बढ़ गया, किंतु बीनू की जिंदगी ठहर गई।
परित्यक्ता का दाग अपने दामन में समेटे बीनू अपनी नन्ही सी बच्ची के साथ एकाकी रह गई। मायके के बहुत बड़े परिवार में एक छोटा सा हिस्सा बनकर वो अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। बीनू ने बहुत प्यार से अपनी बिटिया का नाम रखा आशा। आशा की परवरिश के लिए उसने अपने पति से उचित धनराशि की अपेक्षा की और कोर्ट में केस चलने लगा। पहली बार जब 2 वर्ष की बेटी को गोद में लिए बीनू अदालत पहुंची तो पति को देखकर उसकी आंखें छलक उठी, परंतु उसने मुड़कर अपनी पत्नी और बेटी की ओर देखा तक नहीं। बात अगली तारीख के लिए टल गई। ऐसे ही तारीख पड़ती रही। बीनू धीरे धीरे बड़ी होती अपनी बच्ची को लेकर अदालत में जाती रही। 10 साल की आशा ने जब होश संभाला और पहली बार पिता को अपने समक्ष देखा तो उसका मन दौड़कर उनकी गोदी में जाने के लिए मचल उठा था, लेकिन माँ ने उसका हाथ थाम लिया और उसे वहाँ जाने से रोक दिया। तुम तो कहती हो यह मेरे पापा हैं, फिर क्यों रोकती हो? बीनू ने जवाब दिया, बेटा मैं उनसे मिल भी नहीं सकती। हमारा तलाक होने वाला है, इसलिए कोर्ट की तारीख पर हम नाना के साथ आते हैं। तलाक क्या होता है माँ? नन्ही बच्ची समझ नहीं सकी, पर पिता को देखकर संवेदनाओं का सागर उमड़ पड़ा था। किंतु उस पाषाण हृदय पुरुष के मन में अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए तनिक भी प्यार नहीं जागा। समय गुजरता रहा और आशा ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। उसके सामने कई समस्याएं सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी। नाना नानी वृद्ध हो चुके थे। मामा मामी किसके अपने हुए हैं जो आशा के होते। उसकी माँ की स्थिति घर में एक नौकरानी की तरह थी। आशा किसी तरह अपनी पढ़ाई कर पाती। दिन रात सबकी सेवा टहल में उसका समय गुजर जाता। किसी तरह नाना की पेंशन से उसकी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। इंटर का फॉर्म भरते समय उसकी माँ ने अपना आखिरी सहारा अपने कंगन भी बेच डाले थे। इंटर में वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई तो नाना ने उसका एडमिशन कॉलेज में करवा दिया और हिंदी ऑनर्स की कक्षा में मैं आशा से मिली। मेरी उस सहेली की मदद से आशा को 3 वर्ष तक के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। उसकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। उसे अब किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं थी। वो जब भी मेरे पास आती मैं उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती। कभी कभी मुझे लगता कि मैं क्या उसका हौसला बढ़ाऊंगी जिस बच्ची के हौसले स्वयं ही इतने बुलंद है, जो अपनी माँ को उस नर्क से निकालना चाहती है, जो अपने पिता से मिलना चाहती है, जो कुछ कर दिखाना चाहती है। एक दिन उसने मुझसे कहा था, मैं जानती हूँ भले ही मेरे पापा मेरी माँ के साथ नहीं रह पाए, पर मैं जब जीवन में कुछ बड़ा बन जाऊंगी ना, कुछ अच्छा करके दिखाऊंगी, तो वो जरूर मेरी पीठ थपथपाने आएंगे। कहते कहते वो अनंत उत्साह से भर जाती। एक दिन कॉलेज में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ तो उसने भी एक बहुत अच्छा सा आलेख तैयार किया और अपनी कॉपी मुझे देते हुए बोली, मैम प्लीज इसे देख लीजिए कि यह सही है कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ वह सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने कहा, कॉपी यहाँ रख दो, मैं देख लूंगी। वो कॉपी रखकर चली गई। सुंदर सी कॉपी का मुख पृष्ठ भी आकर्षक था। सुंदर सुंदर पक्षी सागर तट पर उड़ान भर रहे थे। बेहद खुशनुमा माहौल था, पर वह कॉपी नहीं पीड़ा का एक दस्तावेज था जो मेरे सामने खुल चुका था। आशा गलती से अपनी वह कॉपी मेरे पास छोड़ गई थी जिसमें वो प्रतिदिन अच्छी या बुरी स्वयं से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया करती थी। मैंने कुछ पन्ने पलटे, एक पेज पर दृष्टि ठिठक गई। आज मेरा जन्मदिन है। मैं 16 साल की हो चुकी हूँ, पर इन 16 वर्षों में मेरा जीवन गहरे खालीपन से भरा रहा है। मैं हर क्षण प्रतिपल अपने पिता के लिए तरसती हूँ। काश मेरे पापा भी मेरे साथ रहते तो छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते। पर मैं जब भी अदालत में पापा को देखती हूँ वो कभी भी मेरी ओर स्नेह की दृष्टि से नहीं देखते। किंतु मैं उनकी बेटी तो हूँ ना। काश मैं दौड़ते हुए उनकी तरफ जाऊं और वो मुझे गले लगा लें, मेरी पीठ पर स्नेह भरी थपकी दे। कितना सुंदर क्षण होगा वह मेरे लिए। हे ईश्वर, मुझे मेरे पिता से मिला दे। मैंने कई बार माँ को छुप छुप कर रोते देखा है। मैं जानती हूँ मामा मामी कुछ कह देते हैं तो माँ की आत्मा पर गहरी चोट लगती है। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना कि माँ को मैं उन सभी तरह की पीड़ाओं से उबार सकूं जो भोगने पर वो आज विवश है।
मैं अपने बूढ़े नाना नानी की सेवा कर सकूं, माँ के जीवन में खुशियाँ लौटा सकूं। आज मामी ने कितनी आसानी से माँ को एहसास दिला दिया कि उसकी स्थिति इस घर में केवल एक नौकरानी की है। ऊपर से छोटी मामी की वह व्यंग्यात्मक हंसी, कुछ तो कमी रही होगी जो पति ने त्याग दिया। हमारे सिर पर हमेशा के लिए गठरी पटक दी। मैं पन्ना पलटते जा रही थी और आशा की हृदयगत पीड़ाओं का प्रवाह मेरे सामने खुलता जा रहा था, निरंतर बहता जा रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए मेरी माँ का भीतर से परास्त हो जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। न जाने कब मैं जीवन में कुछ कर सकूंगी और अपनी माँ के सपने को पूरा कर सकूंगी। कल माँ के साथ बाजार गई थी। एक सुंदर सी लाल रंग की ड्रेस पर मेरी दृष्टि पड़ गई। माँ ने मेरी दृष्टि को अपनी दृष्टि से तोला और उनके चेहरे पर जो वेदना मिश्रित हंसी कौंधी थी, उसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे लाल ड्रेस, मुझे अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कान चाहिए। मुझे कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है। हे ईश्वर, शक्ति देना। यह आस पड़ोस वाले, दुनिया समाज वाले लोग कितने खराब हैं। मुझसे कभी मेरी पढ़ाई, मेरी पुस्तकों और मेरी खुशियों के बारे में कहाँ पूछते हैं। क्या तुम्हें तुम्हारे पापा की तरफ से मुआवजा मिला? तुम्हारी माँ मायके में रहकर खुश है क्या? तुम दोनों माँ बेटी कैसे रहती हो? अपना अलग घर क्यों नहीं ले लेते? जब तक नाना नानी है तब तक तो ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? सारा समाज ही जैसे हमारा शुभ चिंतक बनकर बैठा हुआ है। इतने शुभ चिंतक हैं, फिर हमें मदद क्यों नहीं मिलती? हमारा कैसा समाज है? सच कहती हूँ मैं माँ, तुम पापा द्वारा छोड़ दिए जाने पर भी कितने स्नेह और आदर से अपने माथे में सिंदूर लगाती हो, बिंदी सजाती हो, चूड़ियाँ पहनती हो। क्यों? किसके लिए? मैं मौन पन्ने पलटती जा रही थी। वेदनाओं का दस्तावेज मुखर था। माँ, तुम्हारी बेटी 18 साल की हो चुकी है। कुछ समय में वो ग्रेजुएट होगी। उसकी मेहनत रंग लाएगी। मैं जानती हूँ शिक्षा कितना बड़ा धन है। अगर तुम शिक्षित होती तो आज अपने पाँव पर खड़ी होती और हम दोनों माँ बेटी अपने जीवन को अच्छी तरह जी रहे होते। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी अशिक्षा ने तुम्हारे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी? नाना नानी ने जितना खर्च तुम्हारे विवाह पर किया, उससे अच्छा तो वह तुम्हारी शिक्षा पर करते, तो आज हम दोनों माँ बेटी ऐसा जीवन जीने को विवश नहीं होते। तुम ठीक कहती हो, मैं बहुत बोलती हूँ, पर क्या करूँ? एक परित्यक्ता माँ की अकेली बेटी, जिसके सिर पर उसके पिता का साया ना हो, उसे जीवन में जीना कम, लड़ना ज्यादा पड़ता है। तुम भी अच्छी तरह समझती हो, तभी तो बिंदी सिंदूर लगाकर समाज में परित्यक्ता का जीवन जीने पर विवश हो, इस तर्क के साथ कि अभी तलाक नहीं हुआ है। माँ, एक प्रश्न और एक जन्मी बेटी पत्नी के रूप में जीवन होम कर देने पर भी एक स्त्री का महत्व उसके पति के लिए कोड़ी के तुल्य भी नहीं होता। वहीं दूसरी ओर पति एक बिंदी या सिंदूर के रूप में सब कुछ त्याग देने पर भी दंश देता रहता है, जैसे मेरे पिता ने तुम्हें दिया। समाज में ऐसी विषमता क्या अशिक्षित होने के कारण नहीं है? अब नहीं मिलना मुझे ऐसे पिता से, नहीं लेना उनका आशीर्वाद, नहीं चाहिए अपनी पीठ पर उनकी थपकी। और यह क्या, नाना नानी मेरे लिए रिश्ते भी लाने लगे। मामा मामी और नाना नानी को तुम्हें बताना चाहिए कि वो एक बार पहले जो गलती कर चुके हैं वो दोबारा न करें। 18 साल की उम्र में मैं शादी नहीं करूंगी। मैंने तुमसे कहा तो तुम बोली, हो सकता है तुम्हारा भाग्य सुधर जाए। अभी भी गलती कर रही हो माँ। एक लड़की का भाग्य शिक्षा से जागता है, शादी से नहीं, यह मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मुझे पढ़ना है, जीवन में आगे बढ़ना है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे तुम्हारे आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से स्कॉलरशिप मिल गई है, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी बीए की पढ़ाई पूरी कर सकूंगी। उसके बाद मुझे पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में बैठना है, बहुत बड़ा अफसर बनना है, तुम्हारी बहुत सारी सेवा करनी है, तुम्हें जिंदगी के सभी दुखों से हटाकर सुख की ओर मुड़ना है। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने हर लक्ष्य में सफल हो सकूं। हे ईश्वर, आखिरकार मेरे भाग्य में आपने क्या लिखा है? कितनी तकलीफें लिख डाली हैं। पहले ही कम कष्ट था, जो कोरोना की विषम भयावह स्थिति से लड़ने के लिए पूरे विश्व को छोड़ दिया है।
किसी तरह मैं ट्यूशन करके और माँ कपड़े सिलकर अपना घर चलाते थे। अब कोरोना के कारण इस पूरे लॉकडाउन ने हमारी किस्मत पर भी जैसे ताला जड़ दिया है। बार बार लॉकडाउन खुलने की अवधि बढ़ाई जा रही है। सड़कों पर पसरा सन्नाटा हमारे मन में बस गए सन्नाटे से कम थोड़े ही है। ऊपर से मेरी माँ के मन में समाया भीषण सन्नाटा, जिसकी कौंध मुझे माँ की आंखों में दिखाई देती है और मेरे दिल में उतरकर एक भयावह भविष्य की ओर ले जाने लगती है। हमेशा हर परिस्थिति से जूझने वाली मैं इस विकट परिस्थिति में एक एक पल मोहताज होकर मामा मामी और नाना नानी की आश्रित बनी पड़ी हूँ। और मेरी माँ की तकलीफों का तो कहना है क्या, आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी। आज घर में साफ कह दिया गया, दोनों माँ बेटी अपने भोजन का इंतजाम कर लो। पास में पैसा नहीं होता तो शब्द भी चुप जाते हैं। हमें बड़े से मकान के पीछे वाला कमरा दे दिया गया है, जहाँ मैं और माँ जीवन से जंग लड़ रहे हैं भूख से जंग। कब खुलेगा ये लॉकडाउन, कैसे चलेगा खर्च। हीश, ऐसा पिता किसी को मत देना। माँ का शिक्षित होना कितना जरूरी है अब समझ पा रही हूँ। माँ की खांसी रात में सोने नहीं देती। मुझे पता है उन्हें कफ सिरप की जरूरत है और हमारे पास इतने पैसे नहीं। हे ईश्वर, कोई ना कोई रास्ता दिखाए। किसी जन्म में ऐसा पिता ना मिले। 19वां जन्मदिन और भगवान से प्रश्न क्यों, कब तक, कैसे। जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। 3 ट्यूशंस मुझे मिले हैं। माँ के चेहरे पर बहुत दिनों के बाद मुस्कान अच्छी लगी। आखिरकार कफ सिर आ ही गया। 20 वर्ष की आशा हूँ मैं, पढ़ रही हूँ, बढ़ रही हूँ। अखिलेश्वर है अवलंबन को। मैं पढ़ती जा रही थी और मेरी आंखें भीगती जा रही थी। कितना जीवट है इस लड़की में। थोड़ी ही देर में वो भागती हुई आई, घबराते हुए बोली, मैम, मैं गलत कॉपी दे गई थी। ये सही है, आप देख लीजिएगा। ओह हाँ, मैंने तो देखा ही नहीं अभी तक। वो आश्वस्त होकर चली गई। मेरी अंतरात्मा में गुंजन हुआ। वो गलत नहीं, सही कॉपी थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और उसने बीए ऑनर्स की परीक्षा फर्स्ट क्लास से पास कर ली। उसकी खुशी की सीमा नहीं थी। उसने उत्साहित होते हुए मुझे बताया, अब मैं आराम से पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करूंगी, क्योंकि मुझे बहुत आगे बढ़ना है। हाँ, क्योंकि तुम अपने पिता से मिल सको और वो तुम्हारी पीठ थपथपा सके, है ना। मैं हंस पड़ी थी। नहीं मैम, अब मुझे उनकी थपकी नहीं चाहिए। मुझे मेरी माँ की सुंदर जिंदगी चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जो कैनवास की तरह मेरे सामने फैली हो और जिसमें मैं मनचाहे रंग भर सकूं। उसका उत्साह उसकी आंखों से छलक रहा था। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया था। उसने MA में एडमिशन ले लिया। छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अब वह अपना खर्च निकालने लगी थी। घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती थी और दिन रात पढ़ाई में जुटी रहती। समय पंख लगाकर उड़ता गया। उसकी मेहनत रंग लाई। आज उत्साह से भरी एक दूसरी आशा के रूप में वो मेरे समक्ष खड़ी थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की अलौकिक चमक कौंध रही थी। मैं जानती थी कि वह जल्दी ही अपने लक्ष्य को पालेगी। जिस दिन एक लड़की यह जान जाती है कि यह जीवन उसका अपना कैनवास है और वह उस पर मनचाहे रंग भर सकती है, किसी भी विकट परिस्थिति से लड़ सकती है, अपनी वेदना को ढाल बना सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।